यह समानता पूर्णतः बनी नहीं रह सकती। सौंदर्य शास्त्र का उससे कोई संबंध नहीं है जो नैतिक दृष्टि से सुंदर है, लेकिन उनसे है जो नैतिक विचारों की परवाह किए बिना स्वयं ही सुंदर हैं। नीति शास्त्र का संबंध मानव के नैतिक मूल्य से है, जो सद्गुणी इच्छा व क्रियाकलाप में अभिव्यक्त है। नीति शास्त्रीय निर्णयन आचरण की केवल सुंदरता या उपयोगिता को अनदेखा कर देते हैं। जो ठीक है यानी कि उचित है, वह हाथ ही सुंदर नहीं हो सकता, और उसमें ऐसे कार्य हो सकते हैं जो सुंदरता से अलग हैं। इस प्रकार प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त इलाके की स्वच्छता के लिए प्रक्रिया सौंदर्य शास्त्री होने से बहुत अलग होगी। तथापि सुंदरता तथा नैतिकता एक आदर्श की खोज में लगते हैं। सर्वोच्च अर्थ में जो नैतिक है तथा जो कलात्मक भाव में सुंदर है, नैतिक हो सकता है। यह विचार इस अभिव्यक्ति खूबसूरत आत्मा से समाहित है, जिसमें एक नैतिक आत्मा की ओर इशारा किया गया है। अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड के अनुसार एक निश्चित स्थान व समय पर नैतिकता वह है जो उस समय और वहाँ पर बहुमत द्वारा पसंद की जाती है, और अनैतिकता वह है जो वे पसंद नहीं करते। अन्य शब्दों में व्हाइट हेड का विश्वास है कि सार्वभौमिक रूप से लागू कोई नैतिक संहिता नहीं है, किंतु यह कि नैतिकताएं समाज एवं स्थान के अनुकूल होती हैं। यह विचार नैतिक सापेक्षतावाद कहलाता है। इस विचार को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेना मुश्किल है। कुछ निश्चित मूलभूत कर्तव्य हैं, जैसे कि किसी के परिवार के लिए जो कि सार्वभौमिक है। उदाहरण के लिए किशोर वय बच्चों के लिए माँ बाप द्वारा दी गई स्वतंत्रता की मात्रा में साधारण अंतर हो सकते हैं। नैतिक संहिता है कि कोड दंड की कठोरता जैसे मामलों में ढीले हो सकती है। तथापि कोई विश्वास के साथ कह सकता है कि कम से कम कुछ सार्वभौमिक सिद्धांत नैतिक मत हैं। गुस्ताव फ्लाबर्ट के सत्य संबंधी विचार पूर्ण संदेहवाद का प्रदर्शन करते हैं। वह वस्तुपरक सत्य की संभावना को नकारता है। वह सत्य को निजी विचार या दृष्टिकोण बना देता है। सत्य वह है जो एक व्यक्ति सत्य सोचता समझता है। यह निजी आत्मपरकता तक घट जाता है। दार्शनिक संदेहवाद यह संदेह की लंबी परंपरा है जो यूनानी दार्शनिक सेक्सटस एपिरिकस तक के समय तक वापस जाती है। यह विचार है कि सच्चा या वस्तुपरक ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। वास्तव में यह वर्तमान फैशनेबल पश्चिम आधुनिकतावाद मत का मूल विश्वास है। इस विषय पर कोई भी चर्चा हमें हमारे मुख्य विषय से दूर ले जाएगी। इतना देखना पर्याप्त है कि प्राकृतिक विज्ञानों में वस्तुपरक ज्ञान होता है, जो सामान्यतः स्वीकृत वैज्ञानिक पद्धति द्वारा प्रदत्त है। तथापि आदर्शवादी एवं अन्य विचार सामाजिक विज्ञानों में अक्सर समस्याएं पैदा कर देते हैं। जो लोग सत्य से प्रतिबद्ध हैं, उन्हें घटनाओं का सच्चा विवरण देना होगा। उन्हें पूर्वाग्रहों, आदर्शात्मक एवं आत्मसेवी परिभाषाओं से बचना होगा। यह सच्चाई का मूलभूत पहलू है, यद्यपि वास्तव में इसे सामाजिक विज्ञान के अनुसंधान में त्याग दिया गया है। कुछ पत्रकार तथा टीवी के कमेंटेटर यह कहने के शौकीन हैं कि विचार कल्पना सत्य से अधिक महत्वपूर्ण है। राजनीतिक प्रचार और व्यापारी विज्ञापनों में इस विचार की कुछ उपयोगिता हो सकती है, लेकिन किसी गंभीर वार्ता में यह केवल लीपापोती है। वायदों को निभाना ईमानदारी और सत्यनिष्ठा सद्गुण हैं जो यथातथ्यता के भाग हैं। गांधी जी वायदा खिलाफी को सत्य का त्याग देना मानते थे।
अपने ऋण को वापस देने की अनिच्छा या ऋण वापसी में असमर्थ होना दिवालिया होने की बात है। अपने वायदों को पूरा न करना नैतिक दिवालियेपन के लक्षण है। व्यक्ति की यह जिम्मेदारी है कि वह दूसरों से किए गए वायदों का जीवन के सभी क्षेत्रों में पालन करें। अपने वायदों का पूरा करना आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। संविदा ऐसा शब्द है जो व्यापार तथा वाणिज्य में वायदे का तुल्य रूप शब्द है। संविदाओं का कानून अदालती कार्यवाही का बड़ा क्षेत्र है, तथापि संविदाओं को रूटीन तौर पर देखा जाना चाहिए और मुकदमेबाजी नियम की बजाय अपवाद रूप में होनी चाहिए। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वैध संविदाएं पवित्र मानी जाती हैं। वायदों के मुताबिक वायदों के पूरा करने के दो भाग हैं। पूरा करने के दो भाग हैं। किसी को भी यूं ही वायदा नहीं करना चाहिए। वायदा करना एक कहे हुए कार्य को पूरा करने की सच्ची इच्छा बताता है। वायदा करने में प्रयोजन की ईमानदारी होनी चाहिए। वायदा करने के बाद व्यक्ति को उसे पूरा करने के लिए यथाशक्ति सभी हर संभव कदम उठाने चाहिए। व्यक्ति को वायदा किए हुए कार्य से बचना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें निजी प्रयास, कष्ट, असुविधा और हानि हो सकती है। व्यक्ति को अनैतिक या गैर कानूनी वायदों में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा शैतान के साथ समझौता शुरू से ही खारिज किए जाने वाला है। ऐसे वायदों को पूरा करने का उत्तरदायी तो किसी का नहीं है। यदि कोई अनजाने में ही ऐसा वायदा कर बैठे तो उससे निकल जाना चाहिए। यदि जिस व्यक्ति से वायदा किया है वह भी निर्दोष था और उसे नुकसान हो सकता है, तो उसकी किसी प्रकार से क्षतिपूर्ति की जा सकती है। कानूनी कार्रवाइयों में गवाह लोग सच बोलने की शपथ लेते हैं। अनेक सांविधिक कार्यकारी भी संविधान को सर्वोच्च रखने तथा निजी या अन्य बाहरी प्रभावों से प्रभावित हुए बिना अपना काम करने के लिए शपथ लेते हैं। ईमानदारी को वित्तीय मामलों में सच्चाई माना जा सकता है। आधुनिक संसार में अनेक परिस्थितियां होती हैं जिनमें लोग संगठनों या अन्य लोगों के लिए धन का काम करते हैं। ऐसे काम करने वाले लोग जैसे लेखाकारों, रोकड़ के कस्टोडियनों, धन संपत्ति प्रबंधकों और अवयस्कों के संरक्षकों, दान वाली संस्थाओं के न्यासी गणों, बैंकर्स तथा राजकोष अधिकारियों को अति सावधानी पूर्वक ईमानदार होना होता है। उन्हें विश्वास के लिए कार्यालय में अपनी स्थितियों को सार्थक, उचित करना होता है। लोक प्रशासन में ईमानदारी का तात्पर्य यह है कि सरकारी कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों का पालन असली वास्तविक ढंग से न के लालच में आए बिना या प्रलोभनों में पड़े बिना करना चाहिए। उन्हें इस कहावत का पालन करना चाहिए कि ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है। व्यापारी लेन देन में भी ईमानदारी इसका अभिन्न अंग है। व्यापारियों को सभी प्रकार के धोखे, वंचनाओं और घोटालों से बचना चाहिए। उन्हें तेज व्यापारी क्रियाओं से बचना चाहिए। उनका लेन देन स्पष्ट और खुला होना चाहिए। वास्तव में कॉर्पोरेट शासन पर वर्तमान बल स्पष्ट व्यापारी गतिविधियों को बढ़ाने पर है। सत्यनिष्ठा का तात्पर्य यह है कि नैतिकता अपनी अंतः मान्यताओं के अनुसार कार्य करता है। उसका काम पाखंड या धोखे से मुक्त है। उसके कार्य उसके द्वारा निर्धारित मूल्यों के अनुरूप होते हैं।
लेकिन व्यक्ति जो उच्च नैतिकता का दावा करता है उसका पालन करना कठिन होता है। ब्रिटिश इतिहासकार जी.एम. ट्रेवलिन ने अति नैतिकता अर्थात उच्च नैतिकता के इस पहलू पर टिप्पणी की है। सद्गुणों का संकेत शब्द बनाकर यह ईसाइयत का अति नैतिक रूप कुख्यात पाखंड को पोषण करता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि लोगों को नैतिकता छोड़ देनी चाहिए। व्यक्ति को बिना इसका प्रदर्शन किए अधिक ईमानदारी से नैतिक होना चाहिए। जो जन नेता सत्यनिष्ठा वाले होते हैं वे अंतर्वैयक्तिक विश्वास पैदा करते हैं। सत्यनिष्ठा जो सुव्यवस्थित वचनबद्धताओं व विश्वासों के समूह के परिणाम स्वरूप कार्यों को बताती है। विश्वास भरोसे को बढ़ाती है। भरोसे से तात्पर्य अन्यों पर निर्भर होने व अन्यों के कार्यों में विश्वास रखने की क्षमता से है। सभी सामाजिक व्यवहार बातचीत सत्यनिष्ठा व भरोसे पर निर्भर करते हैं। सत्यनिष्ठा लोक प्रशासन में विशेष रूप से प्रासंगिक है, जिसमें अंतर्ग्रथित समस्याओं को हल करने के लिए सहकारी सहयोगी और सबके समेकित प्रयासों की जरूरत होती है। अतः जननेताओं में चरित्र विशेष रूप से सत्यनिष्ठा का होना अनिवार्य है। इस संदर्भ में लोक प्रशासन के लेखक अनुपालन की नैतिकता तथा सत्यनिष्ठा की नैतिकता के बीच अंतर करते हैं। अनुपालन की नैतिकता में सरकारी कर्मचारियों को उन विभिन्न कानूनों, नियमों, विनियमों तथा पद्धतियों का प्रशिक्षण या विवरण दिया जाता है जो किसी संगठन में उनके कार्यों को संचालित करते हैं। उन मामलों की जानकारी प्राप्त कर लेने के पश्चात सरकारी कर्मचारियों से आशा की जाती है कि वे उनका अति सावधानी से पालन करेंगे। इस प्रक्रिया में सरकारी कर्मचारी बाहर से लादे गए निर्देशों के समूह का पालन करना सीख लेते हैं, तथापि वे अपनी ओर से किसी प्रकार का नैतिक चिंतन नहीं करते। इसके विपरीत सत्यनिष्ठा में नैतिकता सरकारी कर्मचारियों को नैतिक सामान्यताओं को स्वयं ही विश्लेषित करने की आवश्यक कुशलता प्रदान करने की कोशिश करती है। वे लोक सेवा, लोकाचार, नैतिक मानकों तथा मूल्यों जैसे क्षेत्रों एवं नैतिक तर्कड़ा में प्रशिक्षित होते हैं। ऐसी कुशलताओं का प्रयोग कर सरकारी कर्मचारी अपने आचरण में नैतिक मानदंडों का पालन करेंगे। सत्यनिष्ठा की नैतिकता से आत्म उत्तरदायित्व व नैतिक स्वायत्तता के साथ नैतिक चरित्र का विकास होता है। यह बाहरी आदेशों व दंडों के स्थान पर सरकारी कर्मचारियों के आंतरिक सकारात्मक, पूर्व क्रियाशील और के स्वैच्छिक प्रयासों पर निर्भर होता है। विश्वास भंग से बचना सत्यता के एक और पहलू का तात्पर्य है कि नैतिक कर्ता को अपने पर किए गए विश्वास को धोखा नहीं देना चाहिए। धोखे के कुछ कार्य आपराधिक दोष के होते हैं। धोखाधड़ी तथा विश्वास का आपराधिक भंग किया जाना भारतीय दंड संहिता में अपराध है। विश्वास भंग करने के अनेक ऐसे कार्य हैं जो यद्यपि गैर कानूनी नहीं हैं किंतु नैतिक दृष्टि से निंदनीय हैं। ये मामले मानवीय संबंधों के अंतर्गत आते हैं। परिवार एवं मित्रों के प्रति निष्ठावान न होना या मानवीय संबंधों में आश्रित कर्तव्यों को करने में असफल रहना विश्वास भंग के सार हैं। यदि कोई किसी लड़की से प्रेम का दावा करता है और बाद में उसे छोड़ देता है तो वह उसके भरोसे को तोड़ता है। कभी कभी लोग अपने मित्रों को धोखा देते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक्स अमीर या राजनीतिक दृष्टि से शक्ति संपन्न लोगों से जान पहचान कर ले, तब उसे अपने पुराने मित्रों को छोड़ देने का लालच आएगा। आत्महित या प्रभावशाली लोगों के बीच उठने बैठने की उत्तेजना एक्स को अपने पुराने मित्रों की उपेक्षा करा देती है।
इस प्रकार का व्यवहार निष्ठाहीनता को प्रतिभाषित करता है। भरोसे को तोड़ने का एक और उदाहरण अपने मित्रों की कठिनाइयों में मदद न करना भी है। ऐसी परिस्थितियों में तो व्यक्ति को अपने साधनों के भीतर मित्रों की भौतिक व नैतिक सहायता करनी चाहिए। यह कहावत है कि मित्र वही जो जरूरत पर काम आए। मित्रता में आपसी सहायता के पहलू पर जोर देती है। काम आए। ऐसे अनेक मामले हो सकते हैं जहां लोग अपने बूढ़े आश्रित माँ बाप की उपेक्षा करते हैं, या अपने बीमार पति, अपनी चिर रोगी पत्नी के प्रति अपने कर्तव्यों की अनदेखी करते हैं। निष्ठाहीनता के अनेक उदाहरण जीवन के अन्य क्षेत्रों से दिए जा सकते हैं। राजनीति में दोस्त अक्सर दुश्मन बन जाते हैं, दुश्मन भी दोस्त बन सकते हैं। इस स्थिति को संक्षेप में कह सकते हैं कि राजनीति में अस्थायी मित्र या शत्रु नहीं होते। व्यावसायिक राजनेतागण मूलतः अपने कैरियर को बढ़ाने और अपनी शक्ति में वृद्धि करने में रुचि रखते हैं, अतः वे अन्यों के प्रति अपने रवैये को राजनीतिक लाभ के हिसाब किताब के आधार पर बदलते रहते हैं। ऐसे अनेक प्रसंग हैं जहां एक राजनीतिक नेता के समर्थक उसके खिलाफ काम करते हैं। इसी प्रकार नेता राजनीति की हवा के रुख के अनुसार अपने दोस्तों या अनुयायियों को धोखा दे सकते हैं। विश्वास भंग करने के मामले प्रशासनिक परिस्थितियों में भी पाए जाते हैं। सर्वोच्च स्तर के अधिकारी अपने उत्तरदायित्व से बच सकते हैं या उसकी अपने मातहतों पर डाल सकते हैं। जब काम गलत हो जाता है तो वे गलत ढंग से दोष जूनियर अधिकारियों के सिर मढ़ देते हैं। वे अपने अधीनस्थों को बलि का बकरा बना दे सकते हैं। लोक सेवकों, सरकारी कर्मचारियों को समान हित को अपने हित को ऊपर रखना चाहिए। जब हम ऐसा करने में असफल रहते हैं तो वे दूसरों द्वारा अपने ऊपर किए गए विश्वास को धोखा देते हैं। शक्ति व नैतिकता। शक्ति मेरी कमजोरी और मेरा प्रलोभन थी। J.K. रॉलिंग। ऐतिहासिक घटनाओं का कारण क्या है? शक्ति क्या है? शक्ति एक व्यक्ति में स्थानांतरित इच्छाओं का कुल योग है। लोगों की इच्छाएं किस शर्त पर एक व्यक्ति में स्थानांतरित की जाती हैं? इस शर्त पर कि वह व्यक्ति सारे लोगों की इच्छा को व्यक्त करता है। यह है शक्ति ही शक्ति है। यह है शक्ति शब्द पावर जिसका अर्थ हम नहीं समझते। लियो टॉलस्टॉय, वॉर एंड पीस। हम जानते हैं कि कोई भी शक्ति को इसे छोड़ देने की इच्छा से प्राप्त यानी कि कब्जा करना नहीं करता। जॉर्ज ऑरवेल 1984। आतंकवाद का उद्देश्य आतंकवाद ही है। दमन का उद्देश्य दमन है। उत्पीड़न का उद्देश्य उत्पीड़न है। हत्या का उद्देश्य हत्या है। शक्ति का उद्देश्य शक्ति है। क्या अब आप मुझे समझने लगे हैं? जॉर्ज ऑरवेल 1984। आप संसार में एक ज्ञवच मब से कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी तोड़ सकते हैं। निकोलाई गोगोल। जहाँ केवल पैसे की चलती हो वहाँ कानून की ताकत क्या होगी? पेट्रोनियस। हर जगह कमज़ोर लोग ताकतवर से घृणा करते हैं, जिनके आगे वे नाक रगड़ते हैं, और ताकतवर उन्हें भेड़ों के समान पीटते हैं, जिनकी ऊन व मांस वे बेचते हैं। तालतेयर। शक्ति कोई साधन नहीं है, यह लक्ष्य है। जॉर्ज ऑरवेल। शक्ति धीरे धीरे दिमाग में से प्रत्येक मानवीय व सौम्य सद्गुण को मिटा देती है। एडमंड बर्के। शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही खतरनाक उसका दुरुपयोग होगा। एडमंड बर्के। शक्ति का एक ही काम होता है, लोगों के सामाजिक कल्याण को सुरक्षित करना। बेंजामिन डिज़रायली।
शक्ति एक उजाड़ने वाली महामारी की तरह है जो जिसे भी छूती है उसे प्रदूषित कर देती है। शैली, यह सर्वोत्तम है, इसके पास दैत्य का बल है, किंतु इसका दैत्य की तरह उपयोग करना होगा। विलियम शेक्सपियर, मेजर फॉर मैनेजर। शक्ति में नैतिकता या सिद्धांतों की कमी होती है, इसमें केवल रुचियां यानी कि स्वार्थ होती है। होर्सियो कैस्टेलानस मोया, तानाशाही एक आदत है, इसकी अपनी जैविक जिंदगी है, यह विकसित होकर बीमारी बन जाती है। इसकी आदत किसी सर्वोत्तम पुरुष या स्त्री को मार सकती है और पशु के स्तर तक घटिया बना सकती है। रक्त व शक्ति नशा देते हैं। मानवीय प्रतिष्ठा, शान, पछतावा एवं पुनरुत्पत्ति लगभग असंभव हो जाते हैं। फ्योदोर दास्तावस्की। इस प्रकार एक राजकुमार में वे सभी गुण होने आवश्यक हैं जो मैंने गिनाए हैं, लेकिन यह बहुत ज़रूरी है कि उनके होने का प्रदर्शन किया जाए। और मैं इसे भी ज़रूर कहूँगा कि उन सभी गुणों का होना और हमेशा उनको निभाना घातक है तथा उनके होने का प्रदर्शन करना उपयोगी है। दयालु, निष्ठावान, मानवीय, धार्मिक, सच्चा, ईमानदार दिखना और वैसा होना, लेकिन दिमाग ऐसा होना चाहिए कि यदि आपका वैसा न होने की ज़रूरत हो तो आपको उसके उलट बदल जाना आना चाहिए। निकोल मैकियावेली, द प्रिंस में। आदमी का पैमाना यह है कि वह शक्ति का उपयोग कैसे करता है। प्लेटो। शक्ति पर अपनी चर्चा कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के साथ शुरू करते हैं। शब्द राजनैतिक उन सभी रिवाजों, पद्धतियों तथा संस्थानों को बताते हैं जो सरकार से संबंधित हैं। शक्ति वह योग्यता है जो दूसरों से वह करवाती है जो आप चाहते हैं। शक्ति अनेक रूप ले सकती है। पाशविक शक्ति से लेकर सूक्ष्म मनुहार तक। शासन से तात्पर्य कोई भी सरकार है। प्राधिकार हिंसा का सहारा लिए बिना सरकार की शक्ति के प्रयोग की योग्यता बताता है। एक सरकार जिसे वैधता का समर्थन मिला है उच्च स्तरीय प्राधिकार का प्रयोग कर सकती है। इसके नागरिक सामान्यतः कानूनों का पालन करते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें दंड का भय होता है, बल्कि इसलिए कि वे सोचते हैं कि ऐसा करना ठीक है। यदि नागरिक सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को सामान्यतः स्वीकार कर लेते हैं तो इसे यह माना जाता है कि सरकार को वैधता प्राप्त है। एक सरकार वैध मानी जाती है यदि इसके नागरिक सोचते हैं कि सरकार के लिए शक्ति हाथ में रखना सही, कानूनी और उचित है। वैधता के न रहने से सरकार की शक्ति गंभीर रूप से कमज़ोर हो जाती है। एक प्रकार से समस्त सामाजिक विज्ञान को राजनीतिक शक्ति से ऊपर कहा जा सकता है। बर्ट्रैंड रसेल शक्ति को सभी सामाजिक विज्ञान की मूलभूत अवधारणा मानते हैं, तथापि हमें शक्ति के संपूर्ण विषय की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अपने प्रयोजन के लिए हमें शक्ति एवं नैतिकता के बीच संबंध पर संक्षेप में विचार करना है। शक्ति अनेक रूप ले लेती है, जैसे राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक। आधुनिक देशों में अधिकतर राजनैतिक व आर्थिक शक्ति सरकारों में संकेंद्रित है। सरकारों के प्रमुख राजनीतिक नेतागण होते हैं जो शक्ति संपन्न हैं और विभिन्न क्षेत्रों में नीतियों का निर्धारण करते हैं। राजनीतिक शक्ति से जुड़ी समस्या यह है कि लोगों को दमन से बचाने या उसे न्यूनतम करने के लिए इसे शक्ति किस प्रकार या किस सीमा तक लागू किया जाए, लोगों के न्यूनतम निजी अधिकारों को किस प्रकार सुरक्षित किया जाए और उनके कल्याण को कैसे सुनिश्चित किया जाए।
लोगों के विरुद्ध शासकों द्वारा तानाशाही शक्तियों के प्रयोग से प्राचीन काल से ही राजनैतिक चिंतकों और दार्शनिकों को तकलीफ रही है। उनका तर्क है कि राजाओं या शासकों को सद्गुणी, दयालु और लोगों के प्रति विचारशील होना चाहिए, लेकिन उनके अनुरोध पर सामान्यतः ध्यान नहीं दिया जाता। प्लेटो, अरस्तु तथा सिसेरो सभी राजनैतिक आदर्शवादी थे, जिनका मानना था कि कुछ नैतिक मूल्य हैं जिन पर राजनैतिक जीवन आधारित हो सकता है। इस विचार को आगे चलकर ईसाइयत से समर्थन मिला। मैकियावेली के समय तक राजनैतिक विचारकों का सामान्यतः विश्वास था कि राज्यों के बीच संबंधों सहित राजनीति नैतिकता पर आधारित होनी चाहिए तथा यह कि युद्ध की पद्धतियां नैतिक मानकों के अधीन रहनी चाहिए। राजनैतिक विचारकों से ऐसी वकालत का विरोध न करते हुए शासकों का वास्तविक आचरण आमतौर पर अनैतिक था। बाद में निकोलो मैकियावेली ने राजनैतिक यथार्थवाद के पक्ष में राजनैतिक नैतिकतावाद को रद्द कर दिया, त्याग दिया। मैकियावेली की एक राजनीति के सनकी सिद्धांतक के रूप में बुरी प्रसिद्धि हो गई थी, जिसका विश्वास था कि लक्ष्य ही हमेशा साधन के औचित्य को सिद्ध करता है। उसके विचार द प्रिंस में मिलते हैं, जिसमें शासकों को शक्ति प्राप्त करने एवं बनाए रखने हेतु सलाह दी गई है। मैकियावेली पहला आधुनिक राजनीतिक चिंतक था। मध्यकालीन विद्वानों ने इस बात पर विचार करने का प्रयास किया कि किस प्रकार राजनीति व राष्ट्र प्रकृति की दैवी व्यवस्था में जम सकते हैं। मैकियावेली ने शक्ति को व्यवस्थित करने एवं बनाए रखने के ढंग की समीक्षा की थी। मैकियावेली वास्तव में एक देशभक्त और गणतंत्री था। उसका कहना है, अपने साथी नागरिकों की हत्या करना, अपने मित्रों को धोखा देना, विश्वास के बिना रहना, बिना दया के होना और बिना धर्म के रहना सद्गुण नहीं कहा जा सकता। इन सब पद्धतियों से कोई शक्ति तो प्राप्त कर सकता है, पर यश की प्राप्ति नहीं कर सकता। वह आगे कहता है, एक राजकुमार के लिए लोगों की मित्रता पाना जरूरी है। शक्ति के बारे में वह कहता है कि मामले की वास्तविक सच्चाई तक जाना उसके लिए कल्पना करने से अधिक उचित है, और अनेकों ने रिपब्लिक्स और सिद्धांतकों की कल्पना कर डाली है जो वास्तव में कभी देखे नहीं गए और उनका वजूद कभी जाना नहीं गया, क्योंकि हम अब तक कैसे रहते हैं इस बात को हमें कैसे रहना चाहिए से अलग कर दिया गया। क्या किया जाना चाहिए, इसके स्थान पर किए गए को जो त्याग देता है, वह व्यक्ति अपने वजूद को बनाए रखने की बजाय अपना विनाश आमंत्रित कर न सीख लेगा। वह अवास्तविक आदर्शों के पीछे अंधे होकर भागने, नासमझी से उनका अनुसरण करने के लिए चेतावनी देता है। मैकियावेली कहता है कि अच्छे लोग बुरा करने वालों से भरे समाज में समाप्त हो जाएंगे, मर जाएंगे। बाद में जर्मन प्रवक्ता बिस्मार्क ने ऐसे ही भाव व्यक्त किए। दुर्बल की तकदीर ही यही है कि वह ताकतवर द्वारा खा लिया जाए। कुछ चीज़ें या बातें जो सद्गुण लगती हैं, यदि उनका अनुसरण किया जाए तो व्यक्ति को उसके विनाश तक पहुंचा देंगी, एवं कुछ बातें ऐसी हैं जो अवगुण प्रतीत होती हैं, लेकिन अनुसरण किए जाने पर वे व्यक्ति को बड़ी सुरक्षा एवं कल्याण देती हैं। मैकियावेली यह भी कहता है कि राजकुमारों के लिए अपने वायदों को पूरा करना जरूरी नहीं है। ऐसे विचार सामान्य नैतिक आदेशों के विपरीत हैं। शक्ति प्राप्त करने एवं बनाए रखने पर भिन्न राय यानी कि विचार हमेशा ही रही हैं। अनेक विचारकों का विश्वास है कि नैतिक सिद्धांतों का बलिदान किए बिना शक्ति तक पहुंचना और उसे बनाए रखना कठिन है।
गांधी, लिंकन तथा नेल्सन मंडेला जैसे अन्य नेता भी हैं जो इस बात पर जोर देते हैं कि शक्ति के उपयोग का नियमन आदर्शवाद द्वारा किया जाना चाहिए। भारत के विगत के इतिहास में देखें तो हम देखते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अनेक आदेश हैं जिनमें मैकियावेली की ध्वनि आती है। एक प्रति उदाहरण के तौर पर हम याद कर सकते हैं कि बौद्ध धर्म की अवधारणा के प्रभाव में आकर अशोक ने राजनैतिक शक्ति का नैतिकीकरण करने का प्रयास किया था। राजनैतिक सिद्धांतकार तर्क देते हैं कि राजा लोग या अन्य शासकगण जनता पर बेरोक टोक या पूर्ण शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते। शासकों को निरंकुश नहीं होना चाहिए और लोगों को दबाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनकी शक्तियां इन्हीं लोगों से प्राप्त होती हैं। हॉब्स, रूसो तथा लोके ने सामाजिक संविदा अनुबंध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन लेखकों ने अपने अपने सिद्धांतों में अंतरों पर ध्यान न देते हुए कहा कि सरकारों के चलन से पहले लोग प्राकृतिक अवस्था में रहते थे। इस अवस्था में उनको सुरक्षा, नागरिक सुविधाओं वाली सुविधाएं नहीं थीं और व्यापार एवं वाणिज्य विकसित करने के साधन नहीं थे। इन लाभों को पाने के लिए उन्होंने अपने अधिकारों एवं शक्तियों का कुछ भाग सामाजिक अनुबंध संविदा के माध्यम से शासकों को सौंप दिया। प्रसंगवश सामाजिक अनुबंध राष्ट्र की उत्पत्ति के सिद्धांतों में से एक है। यद्यपि सामाजिक अनुबंध एक काल्पनिक अवधारणा है और एक विधिक कथा है, यह शासन की शक्ति को सीमा में करने एवं लोगों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु एक मजबूत तर्क है। राजनीतिक लेखकों ने अधिकारों की जिस अवधारणा को विकसित किया वह अधिकारों के निर्बाध प्रयोग पर रोक लगाने का काम करती है। यह माना जाता था कि मनुष्यों के कुछ प्राकृतिक और अविलंघनीय, जो अलग न किया जा सके, अधिकार थे। जीवन का अधिकार, आज़ादी व संपत्ति को ऐसे अधिकार माना जाता था। थॉमस पेन की पुस्तक राइट्स ऑफ मैन इसी प्रवृत्ति से लिखी गई है। फ्रेंच क्रांतिकारियों ने द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड द सिटीजन जारी किया। अमेरिकी संविधान भी नागरिकों के अधिकार गिनता है। ऐसा प्रतीत होती है कि निजी, राजनैतिक तथा अन्य अधिकारों को नैतिकता से नहीं जोड़ा जा सकता। तथापि ऐसे अधिकारों को शामिल करके राष्ट्रीय नेताओं ने राजनीतिक शासन के ढांचे को नैतिक आयाम दिया है। गणतंत्र के उभरने के साथ साथ शक्ति प्राप्त करने व बनाए रखने की प्रक्रियाएं अधिक व्यवस्थित तथा शांतिपूर्ण हो गई, वे वैध मानी जाने लगी हैं। गणतंत्रों में राजनीतिक शक्ति पर हम थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। अब तक हमने उन साधनों पर चर्चा की है जो सरकारों को शक्तियों के तानाशाही प्रयोग से वर्जते हैं। राजनैतिक चिंतकों एवं इतिहासकारों ने शक्ति के साथ सार्वभौमिक समस्या को नोट किया है। शीर्षे की कथा से यूनानी पौराणिक कथाओं से एक कहावत, जो मेरा प्याला चख लेते हैं वे सूअर हो जाते हैं, शक्ति पर लागू प्रतीत होती है। जेम्स मैडिसन कहता है, सरकार का सार शक्ति है और शक्ति जैसा कि इसे होना चाहिए मानव के हाथों में होनी चाहिए, किंतु यह सदा ही दुरुपयोग के लिए संभावित रहेगी। रोनाल्ड रीगन ने भी इसी विचार को अधिक असंस्कृत ढंग से व्यक्त किया है। राजनीति दूसरा सबसे पुराना पेशा माना जाता है। मुझे अनुभव हो गया है कि पहले वेश्यावृत्ति से बहुत मिलता जुलता है। फ्रैंक हर्बर्ट कहता है, राजनीति भ्रष्ट हो सकने वाले लोगों को आकर्षित करती है। जो इसकी इच्छा करते हैं उस पर संदेह करो, उससे सावधान रहो। वह और आगे कहता है कि सभी सरकारों को बार बार होने वाली समस्या को भोगना पड़ता है।
शक्ति रोगात्मक व्यक्तियों को आकर्षित करती है। शक्ति की भूख, आयन रेंड कहता है, ऐसी लता है जो त्याग दिए गए दिमाग के खाली पड़े हिस्सों में फैलती है। शक्ति अनिवार्यतः भ्रष्टाचार, दुरुपयोग और दमन की ओर ले जाती है। कोई व्यक्ति जो शक्ति प्राप्त कर लेता है या विरासत में पाता है, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन से गुजरता है। एक जानी पहचानी अभिव्यक्ति का प्रयोग करें तो शक्ति शराब की तरह तेजी से व्यक्ति के दिमाग में चढ़ती है। लोगों को शक्ति का नशा चढ़ता है और वे सद्गुण व संयम का रास्ता छोड़ देते हैं। व्यक्ति को दी गई अनियमित शक्ति उसे धन बनाने, दूसरों को गालियां देने और जनता के हित को बिगाड़ने के अवसर प्रदान करती है। लॉर्ड एक्टन के प्रसिद्ध शब्दों में, शक्ति का झुकाव भ्रष्टता की ओर होता है और संपूर्ण शक्ति पूर्णतः भ्रष्ट बना देती है। महान व्यक्ति लगभग हमेशा ही बुरे व्यक्ति रहे हैं। अनेक लोग आधुनिक सर्वसत्तावादी आदर्शों के अंतिम छोर तक गए बिना कहते हैं कि इस बात के लिए खेद होते हुए भी राजनीति में नैतिक सिद्धांतों का अनिवार्यतः बलिदान होता ही है। वे इसे वास्तविकता के तौर पर स्वीकार करते हैं। बिस्मार्क के अनुसार वर्तमान गंभीर प्रश्न भाषणों एवं बहुमत के निर्णयों से हल नहीं किए जा सकेंगे, ये लौह और लहू से तय होंगे। वह यह भी कहता है कि महान पुरुष हमेशा ही बुरे आदमी होते हैं। उपन्यास प्रथम में एक चरित्र क्लॉडियस ऑफ रॉबर्ट ग्रेव्स का कहना है कि मैंने अनेक अपवित्र बातें की हैं, कोई भी महान शासक इसके सिवाय कुछ नहीं कर सकता। मैंने साम्राज्य की भलाई को सभी मानवीय विचारों से ऊपर रखा है। साम्राज्य को अनेक खंडों से बचाने के लिए मुझे कई अपराध करने पड़ते हैं। शक्ति और नैतिकता पर उपरोक्त चर्चा उन परिस्थितियों पर आधारित है जो किसी भी देश में सामान्य समय में होती हैं। अन्य शब्दों में, जब युद्ध, सामान्य गड़बड़ियाँ, विद्रोह या क्रांति जैसे असामान्य समय नहीं होते हैं, असामान्य समयों में राजनैतिक जीवन का सामान्य प्रवाह गड़बड़ा जाता है। राजनीतिक आकस्मिकताओं के उदाहरणों में फ्रांसीसी क्रांति 1917 की, रूसी क्रांति, जर्मनी पर नाजियों का कब्जा तथा चीन में साम्यवादी क्रांति शामिल है। इन सभी घटनाओं में क्रांतिकारी समूहों, दलों ने सरकार का तख्ता पलट कर सत्ता प्राप्त कर ली। सत्ता शक्ति का ऐसा ले लेना अनिवार्य रूप से हिंसक व खूनी होता है। फांसीवादी और साम्यवाद आधुनिक समय के दो पूरी तरह से सर्वसत्तावादी आदर्श हैं। ऐसे समयों में जीवन की साधारण तहजीब पूरी तरह भुला दी जाती है। साम्यवादी तथा फांसीवादी दोनों ही परंपरागत नैतिकताओं को नकारते हैं। सोवियत साम्यवादियों ने ऐसी बातों को करने के लिए एक नई प्रकार की नैतिकता की रचना की जिसे आम आदमी अनैतिक मानते थे। लेनिन के अनुसार पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने के लिए हिंसा जरूरी है। लेनिन तथा स्टालिन मानते हैं कि नैतिकता मजदूर क्रांति के आदर्शवाद के अधीन रहनी चाहिए। वे परंपरागत धर्मों पर आधारित नैतिकता को अस्वीकार कर देते हैं। उनके लिए वे कार्य करते नैतिक हैं जो क्रांति को बढ़ाते हैं और जो कार्य क्रांति में रुकावट पैदा करते हैं वे अनैतिक हैं। इस पार्टी के सदस्यों को इन विचारों को स्वीकार कराने के लिए उन पर मत आरोपण किया गया, जिसके अनुसार नैतिकता को वर्ग संघर्ष में एक हथियार माना गया है। साम्यवादी अपनी स्थिति को इस आधार पर उचित ठहराते हैं कि दुनिया अन्यायों व अनैतिकताओं से भरी है और वे इसके स्थान पर साम्यवाद के रूप में न्यायपूर्ण सामाजिक ढांचा प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। इस तर्क से वे जो कुछ भी करते हैं ठीक हो जाता है। सोवियत रूस दास श्रमिकों की प्रथा को अनैतिक मानता है।
तथा जर्मन कैंपों में हत्याओं, नाजी शासन के दौरान की निंदा करता है। किंतु दास श्रमिकों व सोवियत गुलाम कैंपों में हत्याओं के बारे में चुप लगा जाता है। स्टालिन इस आधार पर गुलाम कैंपों को उचित ठहराता है कि वे क्रांति के हितों की पूर्ति करते हैं। कम्युनिस्ट मोरालिटी लेखक लुडविग कोवालास्की पीएचडी के आधार पर साम्यवादी क्रांतियाँ हिंसक रही हैं। साम्यवादियों का मानना है कि पूंजीवादी शासन को नष्ट करने के लिए मजदूरों, कामगारों को हथियार उठाने होंगे। साम्यवादी सामाजिक परिवर्तनों के लिए शांतिपूर्ण उपायों का खुलेआम मजाक उड़ाते हैं। वे ऐसे विचार को वर्ग सहकार कहते हैं। भारत में नक्सली आंदोलन का यही विचार है। माओ त्से तुंग ने इन्हीं विचारों को खुली निर्दयता के साथ व्यक्त किया है। क्रांति कोई बोझ नहीं है, यह निबंध लेखन या चित्र बनाना या कढ़ाई करना नहीं है। यह इतनी परिष्कृत, इतनी आरामदेह और कोमल, इतनी संयमित, दयालु, शिष्ट, शालीन तथा उदार चरित नहीं हो सकती। क्रांति एक विद्रोह है, हिंसा की ऐसी क्रिया है जिसमें एक वर्ग दूसरे वर्ग को उलट देगा। एक और प्रसिद्ध कथन में वह कहता है कि हर साम्यवादी को इस सत्य को धारण कर लेना चाहिए। राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से उत्पन्न होती है। साम्यवादियों के समान फासीवाद ने भी परंपरागत नैतिकता को त्याग दिया है। हमें उनके द्वारा उचित ठहराने वाले कृत्रिम तर्कों पर ध्यान नहीं देना है। फासीवाद और साम्यवाद दोनों ने अकथनीय यातनाएं व कष्ट दिए हैं। विध्वंस में 6 मिलियन यूरोपियन यहूदी मारे गए थे। अनेक मिलियन लोग युद्ध में मारे गए। सोवियत खेती के एकत्रीकरण के स्टालिन के कार्यक्रम के कारण लाखों कुलक्स या रूसी किसानों की मृत्यु हो गई। सोवियत शासन की भयानकताएं भिन्न मतावलंबियों की पुस्तकों में वर्णित हैं, जिनमें सबसे अधिक उल्लेखनीय एलेक्जेंडर सोल्जेनियम की पुस्तक द गुलग आर्चिपेलागो है। साम्यतावाद एवं फासीवाद दोनों ही सर्वसत्तावादी प्रणालियां हैं, जिनकी विशेषता एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के समूह में शक्ति का संकेंद्रण है। सर्वसत्तावाद में जीवन के सभी पहलुओं का नियंत्रण होता है। लोगों को वास्तविक भागीदारी या कानून के नियमों का लागू होना अनुमत नहीं होता। लोगों को उनके मूलभूत व गणतांत्रिक अधिकारों से हीन कर दिया जाता है। प्रेस की आज़ादी नहीं होती। ये परिस्थितियां ऐसी स्थितियां पैदा कर देती हैं कि सरकार लोगों के खिलाफ हिंसक व कठोर उपायों का प्रयोग कर पाती है। ऐसे उपायों को ऐतिहासिक ज़रूरत, क्रांतिकारी हिंसा, सर्वहारा न्याय, साम्यवादी नैतिकता, नए प्रकार के मानवों के फैशन की ज़रूरत या युद्ध एवं संघर्ष की ज़रूरत के नाम पर उचित ठहराया जा सकता है। ये सभी बहाने परंपरागत नैतिकता का खंडन करते हैं। मजाक में बुर्जुआ नैतिकता कहा जाता है तथा भारी हिंसा की ओर ले जाते हैं। इन सामूहिकतावादी प्रणालियों में शासन की नीति के लक्ष्यों या ध्येयों को उचित ठहराने वाले साधन के तौर पर देखा जाता है। चूँकि लक्ष्य को अच्छा मान लिया जाता है अतः किसी भी साधन का उपयोग, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उचित माना जाता है। व्यक्ति का मूल्य तथा उसके जीवन की पवित्रता को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया जाता है। लोगों को शासन की नीतियों
के आश्रित लाभ भोगियों के स्थान पर शासन के साधन औजार माना जाता है। समूहवादी शासन इस मानवीय मान्यताओं को नकारता है कि बड़े से बड़ा आदर्श भी मानव की बलि को उचित नहीं ठहरा सकता। सर्वसत्तावादी प्रणालियाँ का लक्ष्य समाज के संपूर्ण व मूल उग्र बदलाव का है। वे वर्तमान सामाजिक व्यवस्थाओं को उलट देना व समाज को मूल रूप से पुनः बनाना चाहते हैं। रूढ़िवादी विचारकों और मानवतावादियों ने हमेशा ही कहा है कि समाज परंपराओं से बंधे हैं और धीरे धीरे बदलते हैं। क्रांतिकारी लोग जल्दी में हैं और परिवर्तन तत्काल ही लाना चाहते हैं। इस प्रक्रिया में वे भारी हिंसा की ताकतों को खुला छोड़ देते हैं। अनेक लेखक, उदाहरण के लिए कार्ल पॉपर तथा F.A. हैयक ने संकेत किया है कि जो उपाय समाजों को मूलतः और तेजी से पुनः गठित करना चाहते हैं, जन्म से ही खतरनाक हैं। समाजों का निर्माण सैकड़ों वर्षों में हुआ है तथा सरकार रूपी बुद्धि समय बीतने के साथ एकत्र हुई है। सामाजिक परिवर्तन को अनायास स्वयमेव ही अपनी गति से तथा लोगों की सामान्य सहमति से होने देना चाहिए, लेकिन सर्वसत्तावादी प्रणालियाँ परिवर्तन की गति का दबाव डालती हैं तथा विनाशकारी परिणामों के साथ कुल सामाजिक पुनर्निर्माण का प्रयास करती हैं। हम कह सकते हैं कि विद्यार्थियों को इन दो पुस्तकों को पढ़ने से बहुत लाभ होगा। कार्ल पॉपर की द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज तथा हैयक की द रोड टू सर्फडम बाद वाली पुस्तक विशेष तौर पर इस पाठक के लिए अमूल्य अंतर्दृष्टियों का स्रोत है, जो राजनीति व सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना चाहता है। गांधी जोर देकर इस सभी प्रकार की हिंसा का विरोध करते हैं। उनके मार्गदर्शन में राष्ट्रीय स्वतंत्रता का आंदोलन भी सामान्यतः शांतिपूर्ण ही रहा। तथापि भारत के विभाजन के बाद होने वाली सांप्रदायिक बर्बादी से अभूतपूर्व पैमाने पर नरसंहार हुआ, लेकिन ये उन उच्च नैतिक आदर्शों से नहीं डिगे जिनको वे गांधी जी सर्वोच्च रखते थे। वे हमेशा सत्य पर, अहिंसा पर और धर्म पर डटे रहे। यह उनका इस विचार को व्यक्त करने का ढंग है कि राजनीति एवं शक्ति नैतिक साधनों पर आधारित होनी चाहिए। गांधी जी का अहिंसा पर जोर देना शक्ति के प्रयोग में नैतिकता के लिए उनकी प्रतिबद्धता को प्रतिभाषित करता है। गांधी जी के लेखन से निम्नलिखित उद्धरण इसी बात को प्रदर्शित करते हैं। मृतकों, अनाथों और बेघरों को इस बात से क्या अंतर पड़ता है कि पागलपन भरा विनाश सर्वसत्तावाद के नाम से या आज़ादी या गणतंत्र के नाम पर गढ़ा गया है। मैं हिंसा पर आपत्ति करता हूँ, क्योंकि जब यह अच्छी प्रतीत होती है तो यह अच्छा लगना केवल अस्थायी है, लेकिन यह जिस बुराई को जन्म देती है वह अस्थायी होती है। मैं प्रशंसनीय उपयुक्त उद्देश्यों के साथ चाहे कितनी भी सहानुभूति रखूं या प्रशंसा करूं, फिर भी मैं हिंसक उपायों का समझौता न करने वाला विरोधी हूं, चाहे वे सर्वोत्तम कारणों के लिए ही क्यों न हो। हिंसा से प्राप्त विजय ही होती है, हार ही होती है। हिंसा से प्राप्त विजय हार ही होती है, क्योंकि यह क्षणिक होती है। अहिंसा कोई इच्छा अनुसार पहन लेने या उतार देने वाला वस्त्र नहीं है। इसका निवास आसन तो दिल में है और यह हमारे अस्तित्व का अविच्छिन्न भाग है।
सत्य का अनुसरण किसी को अपने विरोधी पर हिंसा की अनुमति नहीं देता। अनुभव मुझे इस बात के लिए कायल कर देता है कि अस्थायी अच्छाई कभी भी असत्य और हिंसा का परिणाम नहीं हो सकती। जो लोग कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, वे नहीं जानते कि धर्म क्या है। शक्ति दो प्रकार की होती है, एक तो दंड के भय से प्राप्त की जाती है और दूसरी प्रेम के क्रियाकलापों से। प्रेम पर आधारित शक्ति दंड के भय से प्राप्त शक्ति की तुलना में 1000 गुना प्रभावी व अस्थायी है। गांधी इस बात पर जोर देते हैं कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ यह नहीं है कि गांधी आधुनिक सरकारों देशों के धर्मनिरपेक्ष चरित्र का खंडन करते हैं। या धर्म से गांधी का मतलब व्यापक अर्थों में नैतिकता का है। गांधी जी शक्ति एवं नैतिकता को आपस में जोड़ देने पर बल देते हैं। गांधी जी शक्ति का नैतिकता को आपस में जोड़ देने पर बल देते हैं, शक्ति का जोड़ देते हैं। गांधी जी हिंसा से प्राप्त की गई विजय के मूल्य को घटा देते हैं। वास्तव में वे इसे हार के बराबर मानते हैं। यद्यपि उनके विश्वास की जड़ें नैतिकता में हैं, वे अपने विश्वास यानी मान्यता का तर्क भी देते हैं। हिंसा से प्राप्त की गई विजय अस्थायी है, क्योंकि पराजित दल अपने भाग्य को स्वीकार नहीं करते और वे पुरानी स्थिति बहाल करने की कोशिश करेंगे। गांधी जी मानते थे कि सुधारकों को लोगों के दिलों और दिमागों को जीतना चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में लोगों पर कोई विचार बलपूर्वक थोपने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। गांधी जी इस बात से इनकार करते हैं कि प्रशंसनीय उद्देश्य या अच्छे कारण हिंसा को उचित ठहराते हैं। उस संबंध में उनके विचार अनेक राजनैतिक व क्रांतिकारी नेताओं से बिल्कुल विपरीत हैं। शक्ति एवं नैतिकता के बीच संबंधों पर गांधी जी एक सुदूर ध्रुव के समान हैं। दूसरे ध्रुव पर वे हैं जो कहते हैं कि नैतिकता के विचारों तथा शक्ति की आकस्मिकताओं का मिलान नहीं हो सकता। इस प्रकार एडोल्फ हिटलर कहता है, सफलता के लिए सबसे पहली अनिवार्यता हिंसा का बारंबार व लगातार प्रयोग करना है। राजनीति में नैतिकता की वकालत करने वाले अकेले गांधी जी ही नहीं थे। अनेक ऐसे विचारक हैं जो इस बात पर जोर देते हैं कि राजनीतिक शक्ति का प्रयोग नैतिकता और उत्तरदायित्व के साथ करना चाहिए। जेम्स मेडिसन का कहना है कि न्याय के बिना कोई शक्ति नहीं है। अमेरिकी लेखक जेम्स बॉल्डविन के शब्दों में नैतिकता तथा शक्ति का संबंध बहुत जटिल है, क्योंकि नैतिकता विहीन शक्ति कोई शक्ति नहीं रह जाती। महान रूसी उपन्यासकार फ्योदोर दास्तावस्की का मानना है कि शक्ति जितनी अधिक होगी उसकी जिम्मेदारी उतनी ही भयानक होगी। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सरकारों के गणतांत्रिक रूप धीरे धीरे उभरे। आज भी दुनिया में अनेक शासन गैर गणतांत्रिक हैं, तथापि गणतंत्र ही सरकार का सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला रूप है। इसकी शांतिपूर्वक चुनावों के माध्यम से आवधिक रूप से सरकारों को बदलने के लिए कार्यविधि है। वह शक्ति को सरकार की विधायिका, कार्यकारी और न्याय पालिका शाखाओं में बांट देती है। इस प्रकार से किसी के भी संपूर्ण या तानाशाही शक्तियों का प्रयोग करने एवं निश्चित काल तक शक्ति से चिपटे रहने के अवसर काफ़ी कम हो जाते हैं। गणतंत्र सरकारें लोगों की आज़ादी एवं स्वतंत्रता की रक्षा उन्हें संविधान के अधिकारों के तौर पर स्थापित कर तथा ऐसे अधिकारों का उल्लंघन करने को रोकने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका को शक्तियां देकर करती है। आज अनेक कार्यविधियां प्रयोग की जा रही हैं कि नागरिकों को सरकारी तंत्र से परेशानी न हो सके। इनमें सूचना का अधिकार, नागरिक चार्टरों के माध्यम से तेजी से सेवाएं देना तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई शामिल है। शक्ति का दुरुपयोग कोई ऐसी बात नहीं है जो केवल शक्ति के उच्चतर सोपानकों पर ही होता है। आधुनिक दफ्तर छोटे छोटे कर्मचारियों से भरे हुए हैं
जो मामूली व तंग करने वाले तानाशाह की तरह व्यवहार करते हैं। यही कारण है कि अब प्रशासनिक नैतिकताओं में सरकारी कर्मचारियों के लिए आचरण संहिताओं में भ्रष्टाचार रोकने में दिखाई जाने वाली रुचि तथा प्रतिक्रियाशील व ईमानदार लोक सेवा प्रणालियों में भरी रुचि दिखाई जा रही है। यह उल्लेखनीय है कि गणतंत्र शक्ति के संभावित दुरुपयोग को संस्थागत प्रबंधों के माध्यम से नियंत्रित करते हैं। आशा की जाती है कि राजनेता लोगों की बुद्धि जागेगी और वे लोकहित का अनुसरण करेंगे। तथापि कुछ लोग मानते हैं कि ऐसा हृदय परिवर्तन शक्ति के प्रयोग और नैतिकता को प्रयोग के बीच के तनाव को दूर कर देगा। इसका उदार शक्ति के वितरण करने में तथा उस पर नज़र रखने में पाया जाना है। विवेक सही माप, सही हिस्सा या भाग सभी से सर्वोच्च है। प्राचीन यूनानी कवि पिंडार। यूनानी लोग अति की गई भी चीज़ को पसंद नहीं करते थे। एक भड़कीला गहना, एक गर्वीली सनद, एक भरपूर प्रशंसा, एक अति उच्च स्तरीय भाषण, एक शाब्दिक उपसंहार, सुनहरी मध्यम ईश्वर की प्रसन्नता है। चरमताएं उसे फूटी आँख नहीं सुहाती। मध्यम को थामे रहो और महिमा मंडित हो जाओ। अराजकता को नहीं, दासता को नहीं। इस चिलस विवेक का शब्दकोशीय अर्थ है समझ बूझ, सावधानी, ध्यान रखना, दूरंदेशी या सद्बुद्धि। विवेकशील लोग जल्दबाजी व लापरवाही से बचते हैं और अनावश्यक जोखिम उठाने के अनिच्छुक होते हैं। वे परंपरागत प्रवृत्ति के होते हैं और सुपरिचित रास्तों पर ही चलते हैं। वे साहसी नहीं होंगे, बल्कि वे सुरक्षा और सहूलियत चाहते हैं। तथा विवेक नैतिकता के लिए अनुचित आधार हैं। आरंभिक ईसाई धर्म हृदय की शुद्धता के लिए कहता है और विवेक भय और इच्छा को अस्वीकार करता है तथा जीवन के बाद स्वर्ग में रहने की इच्छा के लिए धर्म निष्ठा या सद्गुण को आधार बनाने को नकारता है। विवेक का हिसाब लगाने या सामाजिक पुष्टि को नैतिकता का आधार नहीं होना चाहिए। कोई विवेकशील व्यक्ति धर्म के मार्ग को जाने बिना ही उसके बाहरी स्वरूपों को ही देख सकता है। तथापि अरस्तु विवेक को श्रेष्ठ वांछनीय व्यवहारिक बुद्धि मानता है। यह बौद्धिक अवधारणा की प्रवृत्ति ही है जो किसी विवेकशील व्यक्ति को नैतिक मूल्य के स्वर्णिम औसत पाने में मदद करती है। अरस्तु के लिए सद्गुण दो अन्य गुणों के बीच मध्यम है जो इसकी दो अतियों को प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए साहस का गुण कायरता व जल्दबाजी के बीच का स्वर्णिम माध्यम है। अरस्तु का विश्वास है कि विवेक के बिना कोई नैतिक मूल्य काम नहीं आता। किसी निश्चित परिस्थिति में यह विवेकशील पुरुष का निर्णय ही है जो सद्गुण के माध्यम को प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए विवेकशीलता के बिना धैर्य, सहन शक्ति उतावलापन हो जाता है, न्याय प्रतिशोधिता हो जाती है, दयाशीलता कमजोरी बन जाती है और धर्म अंधविश्वास बन जाता है। अरस्तु विवेक को ऐसी कुशलता मानता है जो व्यक्ति को सद्गुण को पहचानने और उसका अनुसरण करने की योग्यता देती है। स्वर्णिम मध्यम को प्रत्येक मामले की विशेष परिस्थितियों के अनुसार तर्कड़ा के अनुसार बताया जाना है। तथापि सही लक्ष्यों की वास्तविक खोज या चयन व्यक्ति की नैतिक इच्छा की शक्ति पर निर्भर करती है। विवेक केवल सद्गुणी क्रियाकलापों की ही पहचान करता है तथा उनके लिए ही रास्ता दिखाता है। यदि लक्ष्य अशुद्ध है तो विवेक का उनसे कोई संबंध नहीं रहेगा। संदिग्ध लक्ष्यों के अनुसरण में लोग अन्य गुणों जैसे चतुरता, दूरदर्शिता या चालाकी
अरस्तु का मानना है कि सद्गुणी आचरण में विवेक का होना पहले से ही मान लिया जाता है, क्योंकि सद्गुण वह व्यवहारिक बुद्धि है जो व्यक्ति को दो अतियों के बीच से सफलतापूर्वक गुजर जाने की योग्यता देती है। एक और उदाहरण देने के लिए, किसी न्यायाधीश में विवेक के न होने पर फैसला अनावश्यक, अनुचित, कठोरता या अनावश्यक नरमी वाला हो सकता है। चूँकि सद्गुण अरस्तु के लिए मध्यम है, वह विवेक को सद्गुण को खोज लेने व उसका अनुसरण करने की पद्धति की महत्ता देता है। संयमन तथा बुद्धि के अर्थों में विवेक सरकारी कर्मचारियों के लिए अति वांछनीय सद्गुण है। आधुनिक प्रशासनिक संदर्भों में विवेक को अति वाली स्थितियों से बचने तथा क्रियाकलापों के मध्यम मार्गों को अपनाने में शामिल देखा जाता है। लोग सामान्यतः एक तरफा या अनावश्यक कठोर क्रियाकलापों को पसंद नहीं करते। वे नीतियाँ जो अतियों से बचती है बहुसंख्यक लोगों को अपील करती है। सर्वसम्मति से लिए गए निर्णयों को व्यापक स्वीकार्यता मिलती है। आत्मसंयम एक ऐसा सद्गुण है जो खाने पीने व काम क्रिया हेतु मानवीय लालसा पर कारण के न्याय औचित्य को लागू करता है। जैसा कि हमने पहले देखा, आत्मसंयम आत्मनियंत्रण को बढ़ाता है एवं अन्य तीव्र मनोवेगों जैसे क्रोध पर नियंत्रण करता है। लेकिन आत्मसंयम पेटूपन के विपरीत खाने व पीने में मध्यस्थता का तथा कामुकता के विपरीत पवित्रता हेतु अर्थ देता है। जो बातें लोगों को खुशी देती हैं उनमें वे प्रकृति के अनुसार ही ज़्यादा लग जाते हैं। आत्मसंयम की आदत डाल लेने पर व्यक्ति उस हानि से बच सकता है जो इस प्रकार ज़्यादा लगने से हो सकती है। यह जरूर है कि अनेक मामलों में एक ही आदेश नुस्खा लागू नहीं होगा, काम नहीं करेगा। इसका सापेक्ष होना जरूरी है। उदाहरण के लिए, खाने में आत्मसंयम एक संत व एक खिलाड़ी के लिए भिन्न भिन्न होगा। आत्मसंयम में परहेज, पवित्रता और संयम, मिताचार शामिल है। अपने गौण अर्थों में आत्मसंयम में संयमन और आत्मनियंत्रण शामिल है। प्राचीन नैतिकतावादियों को उन अवगुणों की चिंता थी जिनसे बचना बहुत मुश्किल है। जिन लोगों में बुद्धिपरक प्रवृत्ति बहुत तेज है वे कामुकता पर नियंत्रण कर लेते हैं, पर वे महत्वाकांक्षा, शक्ति व यश के लालच में आ जाते हैं। उनमें अपने को महत्व देने की अत्यधिक चेतना होती है और विनम्रता की कमी होती है, क्योंकि उनमें धार्मिक भावनाएं नहीं होती। जिन लोगों में पशु प्रवृत्ति प्रबल होती है वे वासनात्मक सुखों में आसानी से फंस जाते हैं। शालीनता व्यक्ति के बाहरी आचरण, कपड़ों की शैली और वाहन से झलकती है। वह व्यक्ति के आचरण या आचरण के ढंग को बताती है। एक शालीन व्यक्ति का बाहरी व्यवहार उसके आत्मसंयमित प्रकृति आदतों को प्रतिभाषित करती है। प्लेटो के शब्दों में शालीनता व्यक्ति के दिल में एक पवित्र चौकी पर विराजित आत्मसंयम की उपस्थिति को बताती है। एक शालीन व्यक्ति झगड़ा या गुस्ताखी से बचेगा और दूसरों के प्रति उचित नम्रता एवं आदर दिखाएगा। विनयशीलता एवं दूसरे की बात मान लेना हमारे सर्वोत्तम सद्गुण हैं। जॉन ड्राइडन। यह घमंड ही था जिसके कारण देवदूत शैतानों में परिवर्तित हो गए। यह विनयशीलता ही है जो मनुष्य को देवदूत बनाती है। सेंट ऑगस्टीन। विनयशीलता वह नीची प्यारी जड़ है जिससे सभी स्वर्ग तुल्य सद्गुणों की शाखाएं फूटती हैं
थॉमस मूरे। हम उस महान ईश्वर के करीब पहुंच जाते हैं जब हम विनयशीलता में महान बड़े होते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर। सच्ची विनयशीलता जो ईसाई धर्म का आधार है, सभी सद्गुणों की नीची किंतु गहरी तथा मजबूत नींव है। एडमंड बर्क के। निर्बल भाग्यशाली हैं क्योंकि वे ही इस धरती के स्वामी होंगे। बाइबिल। शांति में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आदमी को उतना लाभ दे सके जितना कि निस्तब्धता और विनयशीलता में है। शेक्सपियर। मानवता।